प्यारे बच्चों, हम लोग अभी केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड से शुरुआत की है। आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड के बनने की क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं और आयनिक बॉन्ड्स बनने के फलस्वरूप जो कंपाउंड्स बनते हैं यानी कि आयनिक कंपाउंड्स, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। उसी आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सपोज़ हमारे पास एक आयन है Na पॉजिटिव आयन और इसके पास में एक कोई Cl नेगेटिव आयन इसको अप्रोच करता है और दोनों आयन्स गैसियस स्टेट में हैं। अब चूंकि ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स हैं तो इन अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और उसके फलस्वरूप आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा Na और Cl के बीच और कंपाउंड बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में देखिए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा और मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी नेचर में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी सिस्टम विल लूज़ द एनर्जी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इसी को हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अब लैटिस एनर्जी का मतलब तो हम समझ गए कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पास पास आए, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड बना और इस पूरी प्रोसेस में अट्रैक्शन फोर्स लगा और उस अट्रैक्शन फोर्स के लगने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी जिस एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, ये लैटिस एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये आपका NaCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड, यही तो है। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल, कितना मोल बना है ये NaCl? देखिए यहाँ पर स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानेंगे, यानी इसका 1 मोल बन रहा है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन। बन गई डेफिनेशन। तो इसी को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर NaCl को हम तोड़ दें, इनके बीच में Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो वो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, यहाँ इसको ऐसे, अगर इसको ब्रेक करना हो काहे में? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। इस प्रोसेस में ये NaCl कंपाउंड है, इसको अगर हमें इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में तोड़ना है तो उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में ये Na पॉजिटिव, इस कंपाउंड में Na और Cl के बीच आयनिक बॉन्ड है, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो इनको अलग करना है
तो हमें ताकत लगा के अलग करना पड़ेगा। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में बदलने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो बात हो गई लैटिस एनर्जी के डेफिनेशन की। अब क्या कोई तरीका है जिससे हम किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को निकाल सकें? तो ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे हम लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकें। तो फिर इसको कैसे निकाला जाए, इसका अनुमान भी लगाएं तो कैसे लगाया जाए? तो हमें एक बात नोट करनी होगी कि नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमिन लैटिस एनर्जी। केवल इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है, ओनली इनडायरेक्ट मेथड है जिसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल के नाम से जानते हैं। लैटिस एनर्जी को निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है जिसको कि हम बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं, उससे इसको हम निकाल सकते हैं। अब ये बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है उसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा हीट ऑफ फॉर्मेशन को जानना चाहिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन, देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन नोट करते हैं, लिखते हैं अमाउंट ऑफ हीट released when 1 mole of compound is formed from its elements in pure state। इसका मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर स्टेट। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी कंपाउंड की वो एनर्जी होगी जो रिलीज होती है जब उस कंपाउंड के 1 मोल को हम उसके एलिमेंट्स से बनाते हैं। सपोज़ हमारे पास ये सोडियम का 1 मोल है सॉलिड स्टेट में, और आधा मोल हमारे पास ये क्लोरीन का है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, क्योंकि प्योर स्टेट में लेना है एलिमेंट्स को। तो सोडियम प्योर स्टेट में सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन प्योर स्टेट में गैसियस स्टेट में और ये दोनों मिल करके हमको सोडियम क्लोराइड का 1 मोल दे देंगे जो सॉलिड स्टेट में बनेगा। और इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस रिलीज्ड एनर्जी को ही हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा HF कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसी हीट ऑफ फॉर्मेशन के जरिए से, इसी की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, समझते हैं। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बॉर्न-हैबर साइकिल। देखिए बॉर्न-हैबर साइकिल का एप्लीकेशन समझिए। थ्योरेटिकल पार्ट उतना ज़रूरी नहीं जितना एप्लीकेशन पार्ट इसका समझना ज़रूरी। एप्लीकेशन से ही आप इसकी थ्योरी को भी समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। Na सॉलिड स्टेट में और हाफ Cl2 गैसियस स्टेट में,
और ये दोनों मिल करके हमको NaCl दे रहे हैं। और चूंकि ये प्योर स्टेट में है तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसी को हम डेल्टा HF कहेंगे। अब चूंकि ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो सिस्टम एनर्जी का लॉस कर रहा है, ठीक। तो ये माइनस के फॉर्म में आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है, इस तरह से कॉमा करके डेल्टा HF इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू नेगेटिव में करके दी रहेगी, ठीक। ये फंडा आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जब कोई सिस्टम एनर्जी का गेन करता है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव में लिखी जाएगी, और जब कोई सिस्टम एनर्जी को लूज़ करता है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है। तो अब ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है सोडियम क्लोराइड की। अब इसी से हम इसका लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है कि द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो यानी हमको NaCl बनाना तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से बनाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो पहले इस सॉलिड स्टेट से इसको गैसियस स्टेट में लाना पड़ेगा, यानी इसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी SE। और इस SE का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी इसको देंगे तो इस सब्लिमेशन एनर्जी का साइन आएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक। अब ये सोडियम गैसियस स्टेट में आ गया। अब इस सोडियम गैसियस स्टेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आयनिक फॉर्म में, यानी Na पॉजिटिव। अब सोडियम गैसियस स्टेट से सोडियम पॉजिटिव आयन में जाएगा, यानी इस सोडियम से हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो अब इसको फिर से एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी IE। और इसका भी साइन कैसा रहेगा, प्लस, कैसा रहेगा, प्लस। अब ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया गैसियस स्टेट में। अब इसी तरह क्लोरीन के लिए देखिए आप, क्लोरीन देखिए यहाँ पर क्लोरीन ½ Cl2, ये क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl इस तरह से बना होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। तो 1 मोल तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी जितनी होगी उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का कितना मोल ले रहे हैं, हम सिर्फ ½ मोल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2। और इसका भी साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है क्लोरीन को, यानी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है। सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो अब ये क्लोरीन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन एटम में, गैसियस स्टेट में। अब इस क्लोरीन एटम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लोरीन एनायन में, यानी Cl- में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होपफुली आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में अच्छे से समझा होगा कि एटम में जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। देखिए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे चीज़ों को तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहिए, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में आइए। डायरेक्ट आप केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्लोरीन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। अब ये सोडियम कैटायन और सोडियम एनायन ये दोनों आपस में यूनाइट हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू,
और आपको दे देंगे NaCl इस तरह से। लेकिन जब ये सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन आपस में जुड़ेंगे तो इस पूरी प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इनके बीच में कैटायन और एनायन के बीच में आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जब भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो एनर्जी का लॉस सिस्टम करेगा। उसी लॉस्ट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। और चूंकि सिस्टम एनर्जी का लॉस कर रहा है इसलिए इसका साइन कैसा हो जाएगा? माइनस। अब देखिए हेस लॉ के हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे फ्रॉम हेस लॉ। हेस लॉ बोलता है कि हीट का टोटल सम किसी भी रास्ते से आप जाएं एक ही कंपाउंड के लिए सेम रहना है। तो NaCl आप ऐसे बनाओ या NaCl इस पूरे रास्ते से होके आओ, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम रहनी है। यानी डेल्टा HF जो इस रूट से हमको मिला है, दिस डेल्टा HF इज इक्वल टू, इस रास्ते में जितनी एनर्जीज हैं सबको हमें जोड़ना होगा विद देयर रेस्पेक्टिव साइन। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। पहले देखिए SE सब्लिमेशन एनर्जी, ये पॉजिटिव साइन के साथ थी तो ये SE हमने लिखा। फिर उसके बाद IE जुड़ गया, उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी जुड़ेगा ये भी, बट ये हाफ रहेगी क्योंकि यहाँ हाफ मोल था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए माइनस साइन के साथ है तो माइनस EA, और उसके बाद लास्ट में LE इस रूट में आते हैं, यहाँ तक आ गए। अब ये इस रास्ते में लैटिस एनर्जी का भी लॉस हुआ है तो ये लैटिस एनर्जी भी माइनस साइन में। तो अगर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाए और ये सारी वैल्यूज़ आपको मालूम हो तो आप लैटिस एनर्जी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली बॉर्न-हाइपर साइकिल के तरीके से आप लोग ये बॉर्न-हाइपर साइकिल के तरीके से आप लोग लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन सीख गए होंगे। होमवर्क के लिए आप लोग एक दूसरी प्रॉब्लम लीजिए और उसमें बॉर्न-हाइपर साइकिल को लगाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में और हाफ O2 आपका गैसियस स्टेट में, और ये दोनों मिल करके आपको MgO दे रहे हैं, और इसका भी MgO का भी स्टेट सॉलिड है, और ये आपका इस पूरी प्रोसेस में डेल्टा HF इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो बॉर्न-हाइपर साइकिल को इस प्रॉब्लम में लगाने की कोशिश आप लोग कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी इक्वेशन क्या बनी। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी की, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी। फैक्टर्स लैटिस एनर्जी। देखिए लैटिस एनर्जी इतने डिस्कशन से आप लोग समझ गए हैं कि जब कोई कैटायन, ये सपोज कैटायन है और ये एनायन है, ये पास पास आए और इन एनायन और कैटायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से एनर्जी रिलीज़ हुई, और इसी एनर्जी का जो फॉर्म रिलीज़ हुआ है इसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से हम ये इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि हमारा जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलॉम्स लॉ के हिसाब से डिपेंड करता है इनके चार्ज पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब चार्ज चूंकि दो हैं तो दोनों पर डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन दोनों पर। साथ में ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों कैटायन और एनायन एक दूसरे से दूर कितना एक दूसरे से दूर हैं, बट ये उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। इन दोनों आयंस के बीच में डिस्टेंस कितनी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आप लोग पढ़ेंगे 12th में जब जाएंगे कूलॉम्स लॉ में। तो डिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? डिस्टेंस डिपेंड करेगी इनके साइज पर। डिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? इनके साइज पर। अगर आयंस का साइज ज़्यादा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर आयंस का साइज छोटा है तो डिस्टेंस कम होगी। यानी लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, and this is inversely proportional to size of cation और anion, या इसी को कई बुक्स में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी बताया जाता है। तो होपफुली आप लोग इसको समझे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। अब चलिए इसी लैटिस एनर्जी पर कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, तो उससे और अच्छे से क्लैरिटी आपको आएगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बताइए NAF, MgF2 और AlF3 के बीच में। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी बिटवीन NAF, MgF2 एंड AlF3। तो अब देखिए इसमें इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका समझिए। देखिए फ्लोरीन सब में सेम है, यानी इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फ्लोरीन का साइज और चार्ज दोनों चीज़ें तीनों कंपाउंड्स में सेम होंगी। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में। तीनों के साइज में भी अंतर है और तीनों के चार्ज में भी अंतर है। अगर इस कंपाउंड में बात करें तो सोडियम पर चार्ज +1, मैग्नीशियम पे चार्ज +2 और एल्युमिनियम पे चार्ज +3। ठीक, तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा और उसी का लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। यानी AlF3 का लैटिस एनर्जी ज़्यादा, AlF3 ग्रेटर दैन MgF2 ग्रेटर दैन NAF। ठीक, इसी तरह से दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। जैसे ये है Na2O, MgO और Al2O3। Na2O, MgO और Al2O3। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन सेम है तो इससे हमारा बात नहीं बनेगी, हमको आना पड़ेगा सोडियम पे। तो सोडियम पर यहाँ कितना चार्ज है, मैग्नीशियम पर यहाँ कितना चार्ज है और एल्यूमिनियम पर यहाँ कितना चार्ज है। तो सोडियम पर हमारा यहाँ पर कितना चार्ज है, टोटल आएगा +1, मैग्नीशियम पे +2 और एल्युमिनियम पे +3। तो चार्ज ज़्यादा उसी का लैटिस एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्रूव कर चुके हैं लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
तो यहाँ तो चार्ज से ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है, तो साइज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज विल ऑलवेज डोमिनेट द साइज़। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए, लैटिस एनर्जी के केस में चार्ज ऑलवेज डोमिनेट साइज़। अगर कभी चार्ज और साइज़ में लड़ाई हो, अपोजिट फैक्टर हो जाए ये, तो चार्ज हमेशा डोमिनेट करेगा। तो आप पहला फोकस चार्ज पर दीजिए। तो चार्ज के हिसाब से Al2O3 ग्रेटर दैन MgO ग्रेटर दैन Na2O। ठीक, अगली प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज आपके पास ये दो कंपाउंड हैं, Li2O और Li3N। Li2O और Li3N। तो यहाँ पर देखिए लिथियम सेम है दोनों में, तो लिथियम से बात नहीं बनेगी। अब हमको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है, -2, और नाइट्रोजन पर कितना आ रहा है, -3। ऑक्सीजन पर आया -2, नाइट्रोजन पर -3, तो Li3N इज ग्रेटर दैन Li2O। ठीक, अरे इसी तरह से आप एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स में आई हुई जिनको आप चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। NaCl और KCl में आपको कंपैरिजन करना हो तो क्लोरीन सेम है, इसको छोड़ दीजिए। पोटेशियम पर आइए, पोटेशियम पर भी चार्ज +1 और सोडियम पर भी चार्ज +1। अब जब चार्ज में बात नहीं बनी तो अब हम चले जाएंगे साइज पे। साइज देखिए किसका ज़्यादा है, साइज सोडियम का कम होता है और पोटेशियम का ज़्यादा होता है। जिसका साइज कम होगा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यानी जिसका साइज ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा। तो यहाँ पोटेशियम का साइज ज़्यादा है सोडियम से, इस वजह से पोटेशियम का लैटिस एनर्जी कम होगा, यानी NaCl ग्रेटर दैन KCl। बात समझ में आई मेरे NRI? NRI का मतलब आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? NRI का मतलब होता है नॉन रिलायबल इंडियन, मतलब अविश्वसनीय भारतीय। हम भारतीयों में कितनी क्षमता है इसका हम ही को विश्वास नहीं। अमेरिका के नासा में मोर देन 70% स्टाफ इंडियन है, और ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप टॉप पोजीशंस पर इंडियंस को पाएंगे। लेकिन हमें अपने ही देश पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बात समझ में आई मेरे NRI, नॉन रिलायबल इंडियन। चलिए अगली प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम बोलती है हमें कि कंपेयर कीजिए लैटिस एनर्जी NAF, NaCl और NaBr। तो यहाँ देखिए सोडियम सेम है सब में, तो सोडियम से बात नहीं बनेगी। आप नेक्स्ट आइटम पे जाइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और तीनों पर चार्ज हमारा -1 है। अब भाई साहब, अब चार्ज सेम हो गया तो अब साइज पे आ जाइए। साइज जिसका कम उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं साइज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी F वाले की, उससे कम Cl वाले की, उसके बाद सबसे कम Br वाले की, यानी NAF ग्रेटर दैन NaCl ग्रेटर दैन NaBr। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम। सपोज NAF और MgCl2 में हमें कंपेयर करना हो। किसमें कंपेयर करना हो? NAF और MgCl2 में। तो देखिए यहाँ पर हमारे कैटायन और एनायन दोनों डिफ़र कर गए, कैटायन और एनायन दोनों डिफ़र कर रहे हैं। तो अब ज़रा सोचिए, सोडियम पर चार्ज +1, मैग्नीशियम पर चार्ज +2, फ्लोरीन पर चार्ज -1, क्लोरीन पर चार्ज -1। तो यहाँ पर अगर कैटायन के हिसाब से सोचो तो मैग्नीशियम को जीतना चाहिए, है ना, और हैलाइड के हिसाब से दोनों में चार्ज बराबर है, तो आपका MgCl2 का चार्ज ज़्यादा है।
अब भले ही mg का साइज़ बड़ा है, mg का साइज़ बड़ा है, इस हिसाब से इसका लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया चार्ज और साइज़ में जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा चार्ज विल डोमिनेट, इसीलिए पहले हम चार्ज को चेक करते हैं, साइज़ बाद के लिए छोड़ते हैं। तो इसका मैग्नीशियम का चार्ज ज़्यादा तो इसका लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक, तो इस तरह से होपफुली आप लोगों ने लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कई बार प्रीवियस ईयर्स में बहुत इसी तरह की आसान सी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको बच्चे सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की वजह से सही नहीं कर पाते और नेगेटिव मार्क्स पा जाते हैं। आपके साथ वैसी कंडीशन न हो, ऐसा के मार्जिन का पूरा प्रयास रहेगा। और वही लास्ट में रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा आपसे करता हूँ कि इन वीडियोस से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों के सपोर्ट में हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो या और कोई भी, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं जिस मिशन में लगा हूँ वो मिशन पूरा हो सके, मेरे ये वीडियोस दूर दराज के गाँवों के बच्चों तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच।